नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं संजय रोयल इन स्पेशल की लर्निंग क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की कक्षा जो है वो हम विज्ञान हिंदी वर्ग कक्षा 10 के लिए जो 7th चैप्टर हम पढ़ रहे थे या 5वां अध्याय जो हम पढ़ रहे थे उसका जो बचा हुआ भाग है उसके बारे में हमें पढ़ेंगे। अभी तक हमने इस पाठ में, इस अध्याय में परमाणु के विभिन्न गुणों के बारे में और उन गुणों को या उनकी संरचना वगैरह को स्पष्ट करने के लिए जो विभिन्न अवधारणाएं दी गई हैं उनके बारे में पढ़ लिया था। इसके बाद में हमें पढ़ रहे थे इस पाठ में परमाणु के या तत्वों के जो विभिन्न गुण होते हैं वो गुण कैसे आवर्त सारणी में, एक आवर्त में या एक वर्ग में कैसे बदलते हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने अध्ययन किया था परमाणु का एक महत्वपूर्ण गुण प्रभावी नाभिकीय आवेश का। इसके बाद में दूसरा गुण जो है वो हमने पढ़ा था परमाणु त्रिज्या का। इसके बाद में तीसरा गुण जो है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर आयनिक त्रिज्या के संबंध में। अब आयनिक त्रिज्या क्या है, उसके लिए परमाणु त्रिज्या जो है उसको थोड़ा सा ध्यान रखें आप, वो ध्यान में रखना जरूरी है। अब परमाणु त्रिज्या की यदि हम बात करें तो परमाणु त्रिज्या का मतलब होता है कि एक परमाणु जो है उसके बीचों बीच उसके मध्य में क्या होता है, उसका नाभिक, और उस नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या वाले जो कक्ष हैं या निश्चित त्रिज्या वाले जो पथ हैं उन पथों पर इलेक्ट्रॉन जो हम लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। अब इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो इन पथों में चक्कर लगा रहे हैं, इन पथों को हम कहते हैं कोष। इनमें से पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, इस तरह से अलग अलग परमाणुओं में इन कोषों की संख्या जो भिन्न भिन्न हो सकती है, जो निर्भर करती है उसके परमाणु क्रमांक पर या उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। अब इस आधार पर देखें तो परमाणु त्रिज्या की तो परिभाषा बनती है, वो क्या है कि परमाणु का केंद्र यानी उसका नाभिक और उसकी त्रिज्या यानी उसका बाह्यतम कोष। एक उदासीन परमाणु के नाभिक और बाह्यतम कोष के मध्य की दूरी जो है वो क्या कहलाती है, उसकी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। अब इसी आधार पर हम आयनिक त्रिज्या जो है उसका अध्ययन करेंगे। आयन हम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। अब पहले ये बात करें कि ये धनायन और ऋणायन जो हम बनते कहते हैं, इनका निर्माण जो है किस प्रकार से होता है, उसके लिए एक उदाहरण जो है वो ध्यान में रखें। कोई भी परमाणु, ये जैसे एक उदासीन परमाणु है, उदासीन परमाणु जो होते हैं उनके पहले कोष में इलेक्ट्रॉन 2 और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन 8 8 8 यूं होने चाहिए। अब इस स्थिति में परमाणु हो या अणु हो वो हमेशा स्थायित्व प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और एक परमाणु जो है वो उस स्थिति में अधिकतम स्थायी होता है जब उसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो, जिसे अष्टक का नियम कहते हैं। तो परमाणु जो है अपने अष्टक को पूर्ण करने की कोशिश करता है और उस स्थिति में वो क्या करता है, आयन बनाता है। इसलिए या तो वो इलेक्ट्रॉनों को, इसके लिए क्या करेगा वो, या तो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा अपने बाह्यतम कोष में से या फिर बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन ले लेगा ताकि उसका अंतिम कोष जो है वो पूरा भरा हुआ हो जाए या उसका अष्टक जो है वो पूर्ण हो जाए। अब यहाँ पर इस स्थिति में वो क्या करेंगे, आयनों का निर्माण करेंगे। यदि कोई परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके तो वो बनाएगा धनायन, और यदि कोई उदासीन परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाता है, ऋणायन। अब कैसे, एक एग्जांपल से हम देखें। जैसे धनायन का निर्माण हम देखते हैं, सोडियम धातु में जो हम धनायन बनाते हैं, सोडियम एक धातु है, ये धनायन बनाते हैं। सोडियम जो है इसका परमाणु क्रमांक होता है 11, यानी इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है 2 8 1। इसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। अब यदि इसे स्थायित्व प्राप्त करना होगा तो अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करने होंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस स्थिति में ये खुद अस्थायी हो जाएगा। इसलिए दूसरा तरीका अपनाएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन है इसका ये त्याग कर देगा, और जब इलेक्ट्रॉन का ये त्याग कर देगा तो त्याग करते ही ये धनायन बना देगा, क्योंकि तब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 2 और 8। तो तीसरा कोष है वो तीसरा कोष ही हट गया, और तीसरा कोष हट गया तो उसमें इलेक्ट्रॉन रहा ही नहीं, तो अंतिम कोष कौन सा हो गया, दूसरा। अब ये अंतिम कोष दूसरा हो गया तो इस स्थिति में इसके ऊपर आवेश आ गया और ये क्या बन गया, Na+। तो ये एक Na+ यानी सोडियम का धनायन है, जबकि इसका उदासीन परमाणु जो था उसमें तीसरा कोष उपस्थित था। अब यहाँ पर इसके ऊपर धनावेश कैसे आया उसकी बात करते हैं। पहले इसमें परमाणु क्रमांक कितना क्या है, इसका
प्रोटॉन यानी प्लस जो हम कितने हैं 11 हैं, और माइनस यानी इलेक्ट्रॉन जो थे उदासीन अवस्था में वो भी कितने थे 2 8 10 और 1 11, प्लस 11 माइनस 11 इज इक्वल टू 0 बराबर 0 आता है। जबकि आयन बनाने पर क्या हुआ, आयन बनाने पर स्थिति ये हो गई कि प्लस ना जितने प्रोटॉन तो हमने 11 हैं, लेकिन बाहर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2 और 8 यानी केवल 10, तो माइनस के 10 प्लस के 11 यानी 1 प्लस आवेश जो है वो इसके ऊपर आ गया। तो कोई भी उदासीन परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या करता है धनायन का निर्माण करता है, और जब ये धनायन बनाता है तो इसका बाह्यतम कोष जो है क्या हो जाता है डिलीट हो जाता है या खत्म हो जाता है, तो बाह्यतम कोष पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है, इसलिए उसके स्थान पर बाह्यतम कोष उसके भीतर वाला रह जाता है। और इस स्थिति में देखें तो नाभिक और बाह्यतम कोष के बीच की दूरी जो है क्या होती है घट जाती है। तो इस स्थिति में देखें तो जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाता है तो उसकी त्रिज्या जो है वो घट जाती है, इसलिए एक आयन की त्रिज्या एक उदासीन परमाणु की तुलना में यदि हम देखें तो उसका जो धनायन होगा उस धनायन की त्रिज्या निश्चित रूप से ही क्या होगी कम होगी, यानी धनायन सदैव अपने उदासीन परमाणु से आकार में कैसा होता है छोटा होता है, धनायन का आकार हमेशा ही उदासीन परमाणु से छोटा होगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान में रखोगे आप। सीधा सा है कारण क्या रहा, धनायन का निर्माण कोई भी उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके बनाता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है अपने बाह्यतम कोष में से तो उसका बाह्यतम कोष पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। इसके कारण से नाभिक और बाह्यतम कोष के मध्य की दूरी घट जाती है, इसलिए उदासीन परमाणु का आकार उसके धनायन से सदैव बड़ा होता है या धनायन का आकार उसके उदासीन परमाणु से सदैव छोटा होता है। तो धनायन सदैव छोटा होता है, ये महत्वपूर्ण चीज है, इसको ध्यान में रखिए। इसके बाद में हम बात करते हैं ऋणायन की। ऋणायन कैसे बनता है, ऋणायन बनता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके। जैसे इसका भी हमें एक एग्जाम्पल देखेंगे, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं क्लोरीन से। क्लोरीन का जो परमाणु है उसमें नाभिक मध्य में नाभिक है, बाहर की तरफ कोष है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, इसका मतलब इसमें यहाँ पर प्लस के कितने हैं 17 हैं, ठीक है, और माइनस या इलेक्ट्रॉन जो है वो भी उदासीन परमाणु में कितने होते हैं 17, उदासीन है इसका मतलब प्लस और माइनस दोनों बराबर होंगे तभी होगा, तो 17 ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये 17 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, इसमें से पहले कोष में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में होंगे 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे कोष में कितने होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। अब लेकिन ये है तो इसको पूरा करना है तो अपने अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन 8 करने चाहिए, तो इस स्थिति में ये क्या करें, या तो 7 इलेक्ट्रॉन छोड़े। अब 7 इलेक्ट्रॉन छोड़े तो स्थिति देखो क्या बनेगी, 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ने पर जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा बहुत ज्यादा होगी, तो 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा, इसलिए दूसरा उपाय अपनाता है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, और जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से पहले विन्यास किया था 2 8 7, जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा तो इसका विन्यास कितना हो जाएगा 2 8 7, पहले से एक इलेक्ट्रॉन होगा पूरा गया तो कितना हो गया 2 8 8, तो अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8, और ये बन गया एक क्लोरीन का ऋणायन। अब यहाँ पर देखें ये जो क्लोरीन का ऋणायन बना है, इस क्लोरीन के ऊपर ऋणावेश आ गया, क्यों, क्योंकि पहले इसमें प्लस जो थे वो कितने थे 17, और पहले माइनस जो थे वो भी कितने थे 17, तो ये था उदासीन। लेकिन अब देखें प्लस जो है वो अब कितने हैं, इसमें प्लस है 17 और माइनस के देखो कितने 18, 2 8 10 10 8 है 18, यानी एक ऋणावेश आ गया, एक ऋणावेश आ गया, यानी क्लोरीन का एक ऋणायन यहाँ पर बन गया। अब ये जो ऋणायन बना है इसकी त्रिज्या की हम बात करें, एक ऋणायन की त्रिज्या क्या होगी, उसके नाभिक से अंतिम कोष के बीच की दूरी, तो नाभिक से अंतिम कोष के बीच की दूरी जो है वो इसमें देखें, यहाँ पर कोष जो है वो अंतिम कोष वही रहे, पहले जो कोष था वही है, लेकिन फिर भी इसका आकार जो है वो छोटा हो जाएगा, फिर भी इसका आकार जो हो क्या होगा बड़ा हो जाएगा। उसका कारण देखें, आकार का बड़ा होने का कारण क्या है, यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे 7, तो एक ही रास्ते पर 7 इलेक्ट्रॉन जो हम चक्कर लगा रहे थे, अब ये 7 इलेक्ट्रॉन इस तरह से यूं मान लें चक्कर लगा रहे हैं या घूम रहे हैं इसी रास्ते पर। अब इस रास्ते पर ये जो 7 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ये एक ही कोष में उपस्थित 7 इलेक्ट्रॉन हैं, और एक ही कोष में जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके ऊपर आवेश है ऋणायन, ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश उत्पन्न होते हैं, और ऋणावेश को क्या करता है प्रतिकर्षित,
तो ये इलेक्ट्रॉन जो एक कोष में चक्कर लगा रहे हैं, ये अपने आप को एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। अब जब एक इलेक्ट्रॉन उसमें और आ जाए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। और 7 इलेक्ट्रॉनों की बजाय 8 इलेक्ट्रॉनों में जो विपरीत प्रतिकर्षण बल है वो और ज्यादा महसूस होगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण से जब एक ही कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है तो उस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ जाता है और उसके कारण से इलेक्ट्रॉन थोड़े से दूर हो जाते हैं, यानी इसका बाह्यतम कोष जो है वो थोड़ा सा फैल जाता है। तो बाह्यतम कोष फैलने के कारण से नाभिक से इसकी दूरी बढ़ गई और इस कारण से इसका आकार पहले इतना था अब इतना हो गया, यानी इसका आकार जो हो क्या हो गया? बड़ा। तो एक उदासीन परमाणु की तुलना में यदि हम बात करें तो उदासीन परमाणु का आकार छोटा होता है बजाय उसके ऋणायन के। तो ऋणायन का आकार जो है वो बड़ा होता है जबकि उदासीन परमाणु का आकार जो है वो छोटा होता है। तो एक ऋणायन सदैव अपने उदासीन परमाणु से बड़ा होगा और एक धनायन सदैव अपने उदासीन परमाणु से छोटा होगा। उसका कारण बहुत ध्यान रखें, एक धनायन जो है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होने से धनायन बनता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होने से जब धनायन बनता है तो उसका बाह्यतम कोष लुप्त हो जाता है और बाह्यतम कोष लुप्त होने से उसके आकार में या उसकी त्रिज्या में कमी आ जाती है, इसलिए धनायन का आकार उदासीन परमाणु से छोटा होगा। एक उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाता है और जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण से उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण बल बढ़ जाता है जिससे बाह्यतम कोष थोड़ा सा फैल जाता है और नाभिक से दूर हो जाता है, जिससे उसकी परमाणु त्रिज्या जो है आयनिक त्रिज्या जो है उसमें वृद्धि हो जाएगी, यानी ऋणायन का आकार उदासीन परमाणु से छोटा होगा। तो इसके छोटा ऋणायन का आकार उदासीन परमाणु से बड़ा होगा। तो धनायन छोटा होने का कारण है अंतिम कोष का लुप्त होना और एक ऋणायन के बड़ा होने का कारण है अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण से प्रतिकर्षण बल का बढ़ना। ये गुण जो है वो हमने पढ़ा है आयनिक त्रिज्या के बारे में। इसके बाद में चौथा गुण डी जो है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो अगला जो गुण है वो है आयनन एंथैल्पी का गुण। अब आयनन एंथैल्पी जो है सबसे पहले देखिए इसकी परिभाषा, आयनन एंथैल्पी जो है वो होते क्या है। तो आयनन एंथैल्पी को यदि हम परिभाषित करें तो आयनन एंथैल्पी का सीधा सा मतलब होता है कि जब एक उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के लिए या इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसे जो ऊर्जा देनी पड़ती है वही क्या है? आयनन एंथैल्पी। अभी जैसे हमने पढ़ा था सोडियम परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अपने बाह्यतम कोष में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है और एक बाह्यतम कोष में से इलेक्ट्रॉन को निकालकर वो क्या करता है? धनायन का निर्माण करता है। तो धनायन का निर्माण करने के लिए यहाँ से बाह्यतम कोष में से इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर इस चीज को देखें कि बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है इसको एक तरह से नाभिक ने अपने साथ में बांध रखा है, यानी इसके साथ में जकड़ रखा है। नाभिक ने इसके ऊपर कुछ ऊर्जा लगा रखी है, कुछ बल लगा रखा है जिसके कारण से ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ में यानी इस तीसरे कोष में घूम रहा है या इसके साथ में बंधा हुआ है। अब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से छुड़ाना होगा तो हमें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी, वह ऊर्जा जो है वही आयनन एंथैल्पी कहलाएगी। तो उदासीन परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को निकालकर ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन को निकालकर धनायन का निर्माण करने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो है वही क्या है? आयनन एंथैल्पी। ठीक है, सीधा सा हो गया। एक उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोष में से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को निकालने और धनायन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान आयनन एंथैल्पी कहलाता है। और ये सदैव धनात्मक होते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ ऊर्जा निश्चित रूप से ही देनी पड़ेगी, यूं नहीं कि ऊर्जा दिख रही तो कुछ ना कुछ ऊर्जा निश्चित रूप से देनी पड़ेगी, इसलिए आयनन एंथैल्पी का मान हमेशा ही धनात्मक होगा। और इसकी जो वैल्यू है, इसका जो मान है वो मापा जाता है किलो कैलोरी पर मोल में या फिर किलो जूल पर मोल में, या फिर इसका मापन जो है वो किया जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल में। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो जूल, किलो कैलोरी ये
ऊर्जा के मात्रक हैं। तो जो ऊर्जा देनी पड़ती है एक मोल उदासीन परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वही क्या होगी, आयोनिक एंथैल्पी। तो सीधा सा है, उदासीन परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को निकालकर धनायन या गैसीय धनायन का निर्माण करने के लिए दी जाने वाली आवश्यक ऊर्जा आयनन एंथैल्पी कहलाती है। अब आयनन एंथैल्पी जो है वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है। प्रथम आयनन एंथैल्पी, द्वितीय आयनन एंथैल्पी, तृतीय आयनन एंथैल्पी। किस तरह से उसको देखें, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, यानी इसके अंतिम कोष में जो इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो हो गया 2 8 हो गए 3। तो इसके अंतिम कोष में पहले कोष में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम स्थायी होने के लिए क्या करेगा, बाइलेक्ट्रॉन कोष में जो इलेक्ट्रॉन उनको छोड़ देगा, 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए क्या बनाएगा Al3+। लेकिन ये तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं छोड़ता है। अब हम ये मान लें कि पहले इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है, तो इस तीन में से एक इलेक्ट्रॉन निकले, अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें से निकल गया तो इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोष में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली आवश्यक ऊर्जा जो है वो आयनन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एंथैल्पी Ie कहलाती है। और प्रथम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली आवश्यक ऊर्जा प्रथम आयनन एंथैल्पी यानी Ie+ हो गई, ठीक है। अब ये Ie+ है, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो ये कितनी हो जाएगी 2 8 2 और Al+ हो जाएगा। अब इस धनायन से आयन में से या इस धनायन में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ऊर्जा देनी पड़ेगी। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ेगी है उसको हम कह सकते हैं Ie2। और फिर उसके बाद में तीसरा इलेक्ट्रॉन और निकालना है जिससे Al+3+ बन जाएगा, इसको पूरा खाली हो जाए, तो उसके लिए जो ऊर्जा देनी पड़ती है वो कहलाती है Ie3। प्रथम आयनन एंथैल्पी, द्वितीय आयनन एंथैल्पी, तृतीय आयनन एंथैल्पी। अब इन तीनों का मान जो वो एक सा नहीं होगा, तीनों में निकल रहा तो एक एक इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली आवश्यक ऊर्जा का मान बराबर नहीं होगा। कैसे, यहाँ पर देखें, पहले इलेक्ट्रॉन को जब हमने निकाल दिया तो इसमें जो प्रतिकर्षण बल था वो कम हो गया और ये अंतिम कोष नदी के थोड़ा सा पास में आ गया, इसका आकार छोटा हो गया, धनायन का आकार छोटा होता है, तो धनायन का आकार छोटा हो गया तो इनके मध्य आकर्षण बढ़ गया। अब ये ज्यादा बढ़ा हुआ, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आकर्षण बल कम था तो ऊर्जा निकल देनी पड़ी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते समय जो आकर्षण बल बढ़ गया है इसको निकालने के लिए ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी, यानी तृतीय आयनन एंथैल्पी का मान प्रथम आयनन एंथैल्पी से अधिक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन जब निकल गए तो अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन केवल एक बचा और आकार और छोटा हो गया, आकार और छोटा हो गया मतलब आकर्षण बल और भी ज्यादा हो गया, आकर्षण बल और ज्यादा है तो निकालने के लिए ऊर्जा और ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इस तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो तीसरी ऊर्जा तृतीय आयनन एंथैल्पी देनी पड़ती है उसका मान द्वितीय से भी ज्यादा होता है। इस तरह से देखें तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय आयनन एंथैल्पी का मान जो है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इस संबंध को भी आप ध्यान में रखोगे। इसके बाद में अगली चीज जो आती है वो है कि आयनन एंथैल्पी का मान एक आवर्त और एक वर्ग में कैसे परिवर्तित होता है। तो उसके लिए सीधा सा ध्यान में रखें, एक आवर्त जो है उसमें आयनन एंथैल्पी के मान में वृद्धि होती है। जब हम एक आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है और एक वर्ग में आयनन एंथैल्पी के मान में कमी आती है। इसका कारण एक सीधा सा ध्यान रखें, जब हम एक आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ते हैं, उदाहरण के तौर पर ध्यान रखते हैं दूसरा आवर्त जो शुरुआत होती है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये 8 तत्व इसमें उपस्थित हैं। अब एक चीज ध्यान रखें, ये हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम एक आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं वैसे वैसे परमाणु का आकार जो है या परमाणु त्रिज्या जो है उसमें क्या आती है, कमी। तो परमाणु का आकार छोटा होता जाएगा मतलब नाभिक और बाह्यतम कोष जो है वो पास में आते जाएंगे तो उनके मध्य जो आकर्षण बल है वो बढ़ता जाएगा। आकर्षण बल बढ़ने का मतलब है परमाणु आकार में कमी और प्रभावी नाभिकीय आवेश ENC में वृद्धि। ये दोनों ही ऐसे कारण हैं जिनके कारण से इलेक्ट्रॉन को निकालना इतना ही ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। यानी लिथियम
जिसका आकार जो है वो बड़ा है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, उसकी तुलना में बेरिलियम का आकार थोड़ा बड़ा होने छोटा होने के कारण से कमी आ गई। इससे आकार छोटा और प्रभावी नाभिक के आवेश अधिक हो गए, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल है। इसे ज्यादा ऊर्जा दे देंगे, इसे और ज्यादा, इसे और ज्यादा, इसे और ज्यादा, इसे और ज्यादा, ठीक है। तो इस कारण से एक आवर्त जो है उसमें आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। तो एक आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर या आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान जो है वो बढ़ता है। कारण क्योंकि आवर्त में परमाणु का आकार कम होता है और एक प्रभावी नाभिक के आवेश जो है वो बढ़ता है और उसके कारण से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली आवश्यक ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। इसलिए आवर्त में आयनन एंथैल्पी के मान में वृद्धि होती है। अब बात करें एक वर्ग की। एक वर्ग में आयनन एंथैल्पी का मान जो है उसमें कमी आती है। कारण एक वर्ग में जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं, जैसे उदाहरण देखें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इनके अंदर देखें तो वर्ग में जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे परमाणु का आकार बढ़ेगा, यानी परमाणु आकार में क्या होगी वृद्धि और ENC प्रभावी नाभिक के आवेश में क्या आएगी कमी। तो बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नाभिक का आकर्षण कम हो जाएगा और बाह्यतम कोश नाभिक से दूर हो जाएगा। इस कारण से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली आवश्यक ऊर्जा जो है उसके मान में कमी आ जाएगी, इसलिए आयनन एंथैल्पी का मान कम होगा। तो एक आवर्त में आयनन एंथैल्पी के मान में वृद्धि होती है, जबकि एक वर्ग में आयनन एंथैल्पी के मान में कमी आती है। इसके बाद में अगला जो गुण है वो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो है वो है क्या, पहले इसकी सही बात करते हैं। आयनन एंथैल्पी से जस्ट उलट है। आयनन एंथैल्पी में हमने क्या पढ़ा था, बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली आवश्यक ऊर्जा, तो आवश्यक ऊर्जा जिसे देनी पड़ती है वो है आयनन एंथैल्पी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की। जब कोई उदासीन परमाणु स्थायी होने के लिए ऋणायन बनाता है, तो ऋणायन बनाता है तो स्थिति में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को वो ग्रहण करता है। अब इलेक्ट्रॉन को जब ये ग्रहण करेगा या कोई इलेक्ट्रॉन आकर इसमें जुड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन आकर इसमें जुड़ेगा तो इसमें जितनी भी ऊर्जा या जितना इसका आकर्षण था वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा फैल जाएगा। हमने पढ़ा ऋणायन का आकार बढ़ जाता है, तो ऋणायन का आकार बढ़ जाता है इसलिए इनके नाभिक और बाह्यतम कोश में आकर्षण बल यानी जो ऊर्जा लग रही थी वो कम होगी। वो ऊर्जा कम हो गई तो वो ऊर्जा कहीं ना कहीं तो बाहर निकली है, वो ऋणायन बनाने के समय बाहर निकल गई। तो इसका मतलब धनायन बनाते हैं तो हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, या परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन को त्यागने के लिए तो ऊर्जा को क्या करता है लेता है, जबकि जब वो ऋणायन बनाता है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस स्थिति में वो क्या करता है ऊर्जा उत्पन्न करता है या ऊर्जा रिलीज होती है। तो इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि उदासीन परमाणु, कोई भी उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण करता है, उस दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा, मुक्त होने वाली जो ऊर्जा है वही क्या है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो एक उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण करता है, या उदासीन परमाणु को इलेक्ट्रॉन देकर उसे ऋणायन में परिवर्तित करने के दौरान जो मुक्त ऊर्जा होती है वह क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो है वो एक आवर्त और एक वर्ग में कैसे परिवर्तित होती है उसकी हम बातें करते हैं। एक आवर्त में यदि हम देखें तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान जो है उसके अंदर एक वृद्धि होगी। इसका कारण जो है वो देखें। इस स्थिति में होता यह है कि नाभिक सामान्य स्थिति एक आवर्त में हम देखें तो आवर्त में प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है उसका मान बढ़ता है, ENC जो है वो बढ़ती है, और ENC जब बढ़ती है तो इसका मतलब परमाणु का आकार छोटा होता जाता है, और एक छोटे परमाणु में इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं तो उस स्थिति में ऊर्जा जो है वो ज्यादा निकलती है, यानी इलेक्ट्रॉन को उस बाहर से
निम्न ऊर्जा स्तर में जाना पड़ता है, जो थोड़ा नजदीक जाना पड़ता है, इसलिए वो उतनी ही ऊर्जा का मान जो है वो क्या कर देगा, उत्सर्जित कर देगा। तो अब इसके आधार पर इसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिलेबस के लिहाज से देखें तो सीधा सा है, एक आवर्त में इलेक्ट्रॉन वृद्धि एंथैल्पी के मान में वृद्धि होती है और एक वर्ग में जो हमको कमी आती है। कारण ये पूछा जाए तो सीधा सा ये बता दें, क्योंकि आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर प्रभावी नाभिक के आवेश के मान में वृद्धि होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन वृद्धि एंथैल्पी के मान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। बस इससे संबंधित करके बता दें। और एक वर्ग में प्रभावी नाभिक के आवेश का मान ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, इसके कारण से इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर मुक्त होने वाले ऊर्जा का मान जो है उसमें भी कमी आती है, या इलेक्ट्रॉन वृद्धि एंथैल्पी में भी कमी आती है। तो एक आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन वृद्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता है, क्योंकि ईएमसी के मान में प्रभावी नाभिक के आवेश के मान में वृद्धि होती है। और एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन वृद्धि एंथैल्पी के मान में कमी आती है, क्योंकि प्रभावी नाभिक के आवेश में घटता है। इस कारण से ये इलेक्ट्रॉन वृद्धि एंथैल्पी के विषय में होगा। और एक और गुण जो है उसकी हम बात करते हैं, वो है विद्युत ऋणता। अब पहली की परिभाषा जो है वो ध्यान रखने जो आपको नोट करवाई गई है। विद्युत ऋणता का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, जब दो अलग अलग तत्व के परमाणु सहज सूची बंध के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं, तो सारे के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे तो ये साझा करते हैं इसमें सारे दो इलेक्ट्रॉन हैं, सारे के इन दो इलेक्ट्रॉनों पर इन दोनों का आकर्षण एकदम बराबर नहीं होता, इनके आकार वगैरह के कारण से, इनके गुणों के कारण से। इनमें से एक जो है वो क्या करता है, सारे इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अधिक आकर्षित करता है। तो सहज संयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए दो अलग अलग तत्वों के परमाणु में से किसी एक तत्व के परमाणु के द्वारा सभी के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता विद्युत ऋणता है। ठीक है, HCl में हाइड्रोजन जो है वो क्या करता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन साझा कर रहे हैं और ये यौगिक बना रहे हैं, लेकिन इनमें साझे के जो दो इलेक्ट्रॉन है उस पर क्लोरीन अपना ज्यादा अधिकार कर सकता है, या वो क्लोरीन की ओर बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं। या जैसे SOH जल के अणु, इनमें भी साझे के दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी साझे के दो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ इस साझे के दो इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन अपनी ओर ज्यादा आकर्षित कर रहा है, यहाँ ये ऑक्सीजन भी अपनी ओर ज्यादा आकर्षित कर रहा है। तो दोनों बंधों में से ऑक्सीजन दोनों बंध सहज संयोजी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करता है, यह है इसकी विद्युत ऋणता है। यानी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की तुलना में क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, या फिर कह सकते हैं हाइड्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है। अब विद्युत ऋणता का मान एक आवर्त और एक वर्ग में कैसे परिवर्तित होता है, तो उसमें भी बस बात सीधी ध्यान रखें, आवर्त और वर्ग में परिवर्तन ऐसे ही आता है। आयनन एंथैल्पी के जैसे, इलेक्ट्रॉन वृद्धि एंथैल्पी के जैसे विद्युत ऋणता में परिवर्तन आएगा। और आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर विद्युत ऋणता के मान में क्या होगी, वृद्धि, और एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता के मान में क्या आएगी, कमी। तो सीधी सी बात है, इसलिए ध्यान रखते हैं। कारण क्या है वो पूछ ले तो सीधा सा ये बता दें, एक आवर्त में बाएं से दाईं जाने पर विद्युत ऋणता के मान में वृद्धि होती है, क्योंकि एक आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर प्रभावी नाभिक के आवेश के मान में वृद्धि होती है, इसलिए। और एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता के मान में कमी आती है, क्यों, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर प्रभावी नाभिक के आवेश के मान में कमी आती है, इसलिए। तो ये जो है वो इसका कारण हो गया। अब यहाँ पर इस आधार पर ये भी हम देखें, आवर्त सारणी में इस और दो तत्व होते हैं, आवर्त सारणी यूं है मान लें, तो इन दोनों तत्वों में उनकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, और इनमें भी ऊपर वाले तत्वों की। तो यहाँ पर सबसे स्थान पर देखें तो फ्लोरीन एक ऐसा तत्व है जिसकी विद्युत ऋणता सर्वाधिक है, इसको आपको ध्यान रखोगे विशेष तथ्य के रूप में, फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणता वाला तत्व है। तो ये चार गुण हमको आज हमने पढ़े, आयनिक संख्या, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन वृद्धि एंथैल्पी और विद्युत ऋणता। इसके बाद में और जो गुण हैं उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे, जैसे धात्विक गुण, अधात्विक गुण और संयोजकता। तो कल की अपने अंतिम क्लास जो है वो इस विषय में रहेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।